वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाबर। नाजरीन, कुर्रा अर्ज पर इंसानों की आबादी 8 अरब तक पहुंच चुकी है और सबसे हैरानकुन तौर पर हम पाकिस्तानी इस दुनिया की आबादी का 3% हैं। इस यादगार दिन के लिए अक़वाम की जानिब से अपनी वेबसाइट पर एक काउंटडाउन भी लगाया गया था, जिसे 8 अरब का हिंसा अबूर करते ही बंद कर दिया गया है। और इत्तलात यही मौसूल हो रही हैं कि फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में पैदा होने वाली इस बच्ची को अलामती तौर पर दुनिया का 8 अरबवां शख्स या इंसान तस्वुर किया गया। बिल्कुल, और ये काउंटडाउन बंद किया गया अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। और ये बच्ची की तस्वीर भी हम नियो की टेलीविजन स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और 8 अरब जो है ये बहुत एक बड़ा नंबर है। और 7 से 8 अरब पहुंचने में अनवार जो रिसर्च सामने आई है वो ये बता रही है कि 12 साल लगे, जबकि 1 अरब का मजीद इजाफा होने में अब दुनिया को मजीद 15 साल लगेंगे। इसका मतलब ये है 2037 तक हम पहुंच जाएंगे। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो दुनिया की आबादी की जो शरह है, अभी तो हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बढ़ रही है, बट इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम कमी देख रहे हैं। अच्छा, दुनिया की आबादी में जो इजाफे की वजूहात है उसको बेमिसाल तरक्की, सेहतयामा, ग़िज़ाइयत, ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत और अद्वियात में बेहतरी और इंसानी उम्र में बतदरीज इजाफे को करार देने के अलावा कुछ ममालिक में शरह पैदाइश में मुस्तकिल इजाफे का नतीजा भी बताया जा रहा है। अच्छा अनवार, इस फहरिस्त में पाकिस्तान का तो हमने शेयर कर दिया कि पाकिस्तान इसका 3% है, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक कौन है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। चाइना और इंडिया। बिल्कुल, चाइना जो है दुनिया की आबादी को 7 से 8 बिलियन, जिस तरह से आपने बताया कि उसको बहुत ज्यादा टाइम लगा, 12 साल लगे हैं। और अभी अगर चाइना की बात करें या एशिया की बात करें तो जो दुनिया की 8 अरब आबादी का निस्फ हिस्सा है वो एशिया में मौजूद है। और एशियाई ममालिक चीन और भारत जो हैं वो सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक हैं। इन दोनों की आबादी कुल मिलाकर 1.4 अरब से भी ज्यादा है। 1426 मिलियन आबादी के साथ चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन चुका है। तरक्की भी उसी तरह से कर रहा है, वहां के लोग बड़े प्रोग्रेसिव है। पूरी दुनिया में आप देखिए मुझे लगता है कि चाइनीज जो है अनवार वो पहुंचे हुए हैं, छाए हुए हैं अपने प्रोडक्ट्स लेकर, और वो तरक्की कर रहे हैं। और ऐसे एग्जैक्टली बहरहाल आबादी बढ़ने के साथ सबसे पहले कि हम टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़े, ये पैगाम देना भी बहुत जरूरी है कि इस प्लैनेट अर्थ पर जो अब रहने वाले इंसानों की आबादी है वो तो 8 अरब तक पहुंच चुकी है, लेकिन इससे प्यार करना, इसको साफ सुथरा रखना, इसका ख्याल रखना नेचर का, कुदरत का बहुत जरूरी है। वरना फिर हम देखते हैं कि डिजास्टर्स आते हैं, तबाही होती है। और अगर ये प्लैनेट अर्थ खराब होगा, इसमें गंदगी होगी, तो उसका भी डायरेक्ट जो असर है वो हम इंसानों पर ही पड़ेगा। बहरहाल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर हर बंदा अपना एक हिस्सा डाले तो मेरा ख्याल है यकीनी तौर पर ये एक बेहतर जगह होगी तमाम इंसानों के रहने के लिए। नजर डालते हैं अब टॉप स्टोरीज पर। तायनाती पर हरगिज करे ना सियासत, पार्लियामान में ही है राहत। बिलावल का कप्तान को पैगाम, नई तायनाती का मकसद मुझे नाअहल करवाना है। इमरान खान का नया बयानिया, सड़कों पर नारेबाजी बेनतीजा होगी। साबिक फौजियों ने भी पीटीआई को पैगाम दे दिया। दुनिया पाकिस्तान को गैस देने से इनकारी, चूल्हा जलेगा, ना ही मजदूर को मिलेगी मजदूरी। सर्दियों की आमद के साथ ही बड़े गैस बहरान का खदशा, घरेलू और सनती सार्फिन बड़े बहरान के लिए तैयार। आइडियाज 2022 दिफाई सनत की 11वीं सालाना नुमाइश का आगाज, शहर कायद में पाकिस्तानी हथियारों की धाक, दुनिया का इजहार दिलचस्पी। जॉयलैंड पर पाबंदी, खुसूसी कमेटी तश्कील, पाकिस्तान में फिल्में मुतनाज़े क्यों हो जाती हैं? इसके अलावा वजन कम करने के राज और भीड़ से बचने के तरीके भी आपको आज के प्रोग्राम में यकीनी तौर पर हम बताएंगे। सबसे पहले रुख करेंगे टॉप स्टोरीज का। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बात करेंगे जो कि दौरा लंदन से वापस पहुंचे थे। कल उन्होंने कराची में जो दिफाई नुमाइश हुई जिसका बहुत ज्यादा जिक्र किया जा रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा में है, शहबाज शरीफ ने वहां पहुंचना था, लेकिन अचानक से फिर खबर ये आती है कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की बीमारी के दौरान ही हम देख रहे हैं कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के जो बयानिए हैं वो मुसलसल बदल रहे हैं, जिसकी वजह से
आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है उस पर सियासी दर्जा हरारत नबिया काफी गर्म हो रहा है और जो गर्मा गर्मी अब दोनों साइड से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले हम पीएम साहब को गेट वेल सून भी कहेंगे। कोरोना वायरस में मुब्तला है, सो होपफुली उनकी जल्दी काफी एक्टिव रहे हैं, सऊदी अरब गए हैं, चीन गए हैं, उनके वो यूके गए हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बहरहाल वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खान साहब के बारे में क्या कहा है, वो ये कहते हैं कि खान साहब की सारी जो सियासत है वो एक ही तैनाती के गिर्द घूम रही है। मजीद उन्होंने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। हम सबको जिस भी सियासी जमात से आप ताल्लुक रखे, जिस इदारे से आप ताल्लुक रखे, हम सबका जो सबसे मेन प्रायोरिटी होना चाहिए वो अपना मुल्क होना चाहिए। ये जो जिस तैनाती की आप बात कर रहे हो, काफी अरसा से इस पे गैर जरूरी सियासत किया जा रहा है। ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर गिरगिट घूमता। बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट तो आपने सुन ली, लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में जो कि खान साहब का बयानिया भी रहा है, जो इदारों पर तनकीद भी रही है, इसके बाद एक सवाल जन्म ले रहा है और वो ये कह रहा है कि खान साहब ने जो सब कुछ ये तनकीद की, जो ध्यान फोकस आर्मी चीफ की तैनाती पर किया, फिर उसके हवाले से खान साहब की मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आते रही और जो मुतनाज़ बयानात सामने आते रहे, इन मामलात में फंसने के बाद बकौल जो पीटीआई की सीनियर क़यादत है या जो रहनुमा है वो तो कहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा मुतनाज़ बयान नहीं दिया या कोई ऐसी इदारों के खिलाफ बात नहीं की है, लेकिन मामलात बज़ाहिर उलझे हुए दिखाई देते हैं। अब इन उलझे हुए मामलात को सुलझाने के लिए खान साहब किससे मदद मांगेंगे? क्योंकि इस तरह से लग रहा है कि खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी सियासत जो है वो एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और जो सवालात नबिया आपने उठाए हैं उनका जवाब खुद इमरान खान ने दिया है, वो सुनते हैं। नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा, एक ही कोशिश है कि झूठे केसेस करके तो किसी तरह इमरान खान को निकाला जाए। ये तीनों केसेस को और कोई तरीका इंसाफ लेने का नहीं सिवाय आपके पास आने का, कि मेरा ये बुनियादी हक था कि मैं 3 लोग जो मैं समझता हूं इसमें मुलव्वस थे, इनके ऊपर नाम लिखूं। इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है ये बेकसूर निकला है, मैं गलत हूं, लेकिन है तो मेरा हक। आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा। जमहूरियत डंडे के जोर से नहीं चलती, जमहूरियत बंदूकों के जोर पे नहीं चलती, जमहूरियत अखलाकियात पे चलती है। इमरान खान की स्टेटमेंट आपने मुलाहिजा की और इसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुल्क के फैसले सड़कों और हुजूम के दबाव पर कराए जाएंगे। और ये हम देख रहे हैं कि तमाम ही जो सियासी जमातें हैं उनका तर्ज अमल हमेशा से यही रहा है कि जब भी ऑपोजिशन में आती हैं तो वो इस तरह के लॉन्ग मार्च करते हैं या धरने करते हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान एहतजाज के जरिए क्या अपने मकासद हासिल कर पाएंगे। इदारों के खिलाफ जो बयानबाजी उनकी जानिब से की गई थी उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, इस हवाले से एक सर्विसमैन सोसाइटी के सरबराह हैं जनरल ड्राइड फैज चिश्ती, उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। बाहर बैठ के क्या चें कर, नेशनल असेंबली में जाओ, बैठो, बैठ के जो फैसला करना है करो। इलेक्शन होंगे अगले 12 मई 2023 में। इसी पूरे मामले के ऊपर बात करते हैं, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं अनवार, उनसे भी हम तस्करा करते हैं पूरी सूरत हाल का। अभी मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई उनकी, दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। खान साहब का एक जानिब जो लॉन्ग मार्च रवा दवा है इस्लामाबाद की जानिब, तो दूसरी जानिब जो तोशा खाना केस है वो खान साहब का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मुसलसल गुजरते दिन के साथ नई नई इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं, हैपनिंग भी हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये खान साहब की खबरें भी आ रही है, खान साहब की हुकूमत की जो सबसे बड़ी गलती इसको करार दिया जा रहा है, जो एनालिसिस भी इसके ऊपर किए जा रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त नियो की स्क्रीन पर चल रही हैं, ये मुबैना तौर पर यही बताया जा रहा है कि जो गिफ्ट खान साहब को मौसूल हुए थे तोशा खाना में जमा होने थे वो बेचे गए थे। और कल जो एक स्टोरी हम लोगों के सामने आई फरागोगी के थ्रू, बिल्कुल, और इस पर सोशल मीडिया पर भी हमने खबरें देखी हैं और जो हमारा ये मेन स्ट्रीम मीडिया है इस पर भी प्रोग्राम्स किए गए हैं। अच्छा, और अनवार इसमें बात है कि जब भी किसी भी मुल्क के जो वजीर
आजम हो या कोई बड़े ओहदेदार हो, उनको जब भी गैर मुल्की मुमालिक के सरबराहान की जानिब से तहाइफ दिए जाते हैं तो वो बेसिकली वो अवाम की अमानत होते हैं, क्योंकि अगर आप अवामी लीडर ना हो तो कोई भी मुल्क आपको इतनी बड़ी कीमत के जो गिफ्ट्स है वो नहीं दे। तो इनको पब्लिक क्यों नहीं किया गया या करना चाहिए? जब ये सवाल पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम पब्लिक कर दें गिफ्ट्स तो इससे जो दोनों मुमालिक के ताल्लुकात हैं वो खराब हो सकते हैं। बट सवाल बेचने से खराब नहीं होते, बेचने से खराब नहीं होते मगर पब्लिक करने से खराब होते हैं। बात यह कि इसमें यह बात पोशीदा रखी जा सकती है कि कौन से मुमालिक ने, कौन से मुल्कों ने कितनी नौयत के कितने महंगे तहाइफ दिए, ये आप मत बताएं। मुल्क का नाम आप सीक्रेट रखें। जिस तरह से वो चीजें अब पब्लिक हो रही हैं वो कितना नुकसानदेह है मुल्क के लिए। फवाद चौधरी ने ये कहा था कि वो एक फहरिस्त भी शेयर करेंगे तमाम तहाइफ की, लेकिन हमने देखा कि 3.5 साल पीटीआई की खान साहब की हुकूमत रही, लेकिन वो तहाइफ जो थे वो मंजर आम पर उनमें से कुछ भी नहीं लाया गया, बल्कि जो घड़ी का स्कैंडल हुआ सीधा ये मंजर आम पर आया एंड वाज क्वाइट शॉकिंग। और नबिया, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम तोशाखाना जो कंट्रोवर्शियल रहा है। पहले भी हमने देखा कि जिस टाइम इमरान खान ने इल्जामात लगाए, नवाज शरीफ भी तोहफा खाना से चीजें लेते रहे हैं, फिर आसिफ जरदारी के हवाले से भी उन्होंने बात की थी। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान का ये कहना है कि हमें उनसे कंपेयर भी ना करें और फिर रविश भी वही वाली इख्तियार करते हैं, वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं जो पहले सियासतदान करते आ रहे हैं। तो खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उस हवाले से भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तोशा खाना के हवाले से भी डिस्कस कर रहे हैं। कोशिश हम ये करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को भी ऑन बोर्ड लें, ऑन कॉल लें और उनसे इस हवाले से जरूर डिस्कशन करें कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है वो क्या किस तरह से। हमारे साथ गेस्ट कौन मौजूद है काइंडली बताएगा ताकि हम फिर अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल सत्तार खान ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तजियाकार हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, इमरान खान के जो आर्मी चीफ की तैनाती पर बयानात हैं उनमें शिद्दत आ रही है। आप ये समझते हैं कि जो आज़ादी मार्च का मकसद है वो सिर्फ इस आईनी अमल में खलल डालना है, जिस तरह बिलावल भी कह रहे हैं कि इमरान खान का जो फोकस है, जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ उस तैनाती पर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है? यार आप लोगों की कोई बातें मैंने सुनी है, आप लोग तोशाखाना तहफ़ की बात कर रहे थे तो वो मैं चूंकि लाइन पे आ चुका हुआ था तो कुछ बातें आपकी मैंने सुन ली थी जी। अच्छा, ये जो तहफ़ का और तोशाखाना का इशू है ना, इसमें ये है कि चूंकि मैंने अच्छा खासा काम किया हुआ है तो ये इमरान खान साहब चूंकि 24 के 24 घंटे होते हैं, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, तो महीने के 30 दिन होते हैं, ये एक ही चीज का मंत्रा करते रहते हैं कि वो मुझसे ज्यादा ईमानदार शख्स पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आया। आने वाले वक्तों में हो सकता है कि आगे चले जाए कि दुनिया में उन जैसा ईमानदार नहीं आया। तो जब मैंने उनकी ईमानदारी के हवाले से जब उनका कंपैरिजन किया नरेंद्र मोदी के साथ कि 44 महीने जो अगस्त 2018 और अप्रैल 2022 के दौरान, मैंने इसका मुवाजना किया कि नरेंद्र मोदी को कितने तहफ़ मिले थे, उसने कितने रिटेन किए थे और कितने तोशा खाना में रह गए थे, और इमरान खान साहब ने कितने किए थे। ठीक। तो मुझे शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिला था, क्योंकि इस अरसे में इमरान खान ने 111 तहफ़ रिसीव किए थे और उसमें से 80 इन्होंने रिटेन किए थे और उनकी मालियत थी 11 करोड़ रुपए, 24 लाख रुपए। लेकिन ये जो तोशाखाना का जो रूल है ना, जो 2018 में दिसंबर में आया था जब खुद इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे, तो ये रूल बदल दिया गया था। इस रूल में लिखा गया था कि 30,000 से जायद मालियत का जो तोहफा होगा, अगर रेसिपिएंट उसको रखना चाहेगा तो उसे 50% असेस्ड वैल्यू की देनी पड़ेगी। तो 11 करोड़ रुपए, 24 लाख रुपए जो इतने 80 तहफ़ थे, इनकी जो असेस्ड वैल्यू है वो 5 करोड़ रुपए बनती है, 5 करोड़ 62 लाख रुपए। लेकिन जो इमरान खान साहब ने दिए वो 2 करोड़ 32 लाख रुपए दिए और 3 करोड़ 29 लाख रुपए अब भी रहते हैं। वो 50% को लगाया जाए जो इन्होंने किया। अब ये 37 गिफ्ट थे जो इन्होंने लिए थे। अब अगर उनका मुवाजना नरेंद्र मोदी के साथ किया जाए तो मैं बाकियों को रोकूंगा कि राजस्थान का मुवाजना वो दोबारा ना करे। इस अरसे में जब 4 से 44 महीने के अरसे में इमरान खान साहब ने जो तहफ़ 111 तहफ़ मिले थे जो कि 11 करोड़ 79 लाख रुपए के थे, और इसी अरसे में नरेंद्र मोदी को 185 तहफ़ मिले थे जिनकी मालियत जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख है। इमरान खान ने जो रिटेन किए थे 80 तहफ़ रिटेन किए थे और उनकी मालियत 11 करोड़ 24 लाख थी, जबकि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 4 तहफ़ रिटेन किए थे। उनकी जो मजमूई मालियत है वो 25,000 रुपए है
और जो रिटेन किए थे 4 तहाइफ उन्होंने रिटेन किए थे नरेंद्र मोदी ने, जी उनमें जैम था, एक जैम का डब्बा था, एक शहद का डब्बा था। और उसके अलावा देखा जाए तो ये अगर आप उसको फर्दर कर जाए ना, तो ये जितने अरसे में नरेंद्र खान साहब मुसलसल अब तोशाखाना केस हम देख रहे हैं कि ये खान साहब का पीछा हरगिज नहीं छोड़ रहा है। जब भी खान साहब से इस हवाले से बात हुई है वो कोई क्लियर बात या कोई मुतमईन जवाब नहीं दे सके इससे, जिससे कोई तसल्ली बख्श अगर हम जवाब कहें उस तरीके से कोई क्लियर बात सामने अब तक नहीं आई है। तो इतनी बड़ी रकम कहाँ की गई, इस हवाले से भी कुछ पता नहीं, क्या कहेंगे आप? बताया जाता है ना, देखें वो जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सियासी तौर पर पहले भी सियासी लीडर आए हैं, उनका भी चर्चा रहा है, उनका भी वोट कास्ट रहा है, उनका भी वोट बैंक रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी भी रही है, कुछ चाहने वालों का अंदाज रहा है माजी में। लेकिन इमरान खान साहब की दफा जो चाहने वालों का अंदाज है ना, वो तकरीबन इबादत और अकीदत में चला गया। अब जब चाहने का ये सतह आ जाए कि जो अकीदत और मोहब्बत में और इबादत में चली जाए, तो उसमें कोई बात इस तरह की नहीं हुई। ना इमरान खान साहब कभी जिंदगी में कुछ सही बात करेंगे, ना उनके चाहने वाले उनके हवाले से कोई बात जो हकीकत पे होगी वो सुनने को तैयार होंगे। अब इस मामले में जाके सियासत, पाकिस्तान की सियासत फंस गई हुई है, बहुत बुरे तरीके से फंस गई हुई है, क्योंकि वो दूसरी तरफ से कोई बात हतमी तौर पर नहीं आ रही। इमरान खान साहब आप देखें, कभी वो कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो से ज्यादा बेहतर, खुददार और गैरत वाला वज़ीर आज़म नहीं था, तो कुछ 1-2 महीने बाद वो कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान से ज्यादा खुददार और नहीं था। और उस वक्त में जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक शरूर और कनिंग पॉलिटिशियन का रोल अदा किया था। अब ये जो इमरान खान साहब को चाहने वाला है वो पूछ नहीं सकता कि अभी 1 महीना पहले सत्तार साहब, लेकिन हम ये देख रहे हैं जिस तरह इमरान खान जब खुद वजीर आजम थे उन्होंने कहा था मेरा अपना गुजारा नहीं होता अपनी तनख्वाह में, उसके बाद 2-2.5 करोड़ रुपए के तोशाखाना में जमा कराने, किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर हमने देखा कि इमरान खान अपना सोर्स ऑफ इनकम भी डिफेंड नहीं कर पाते। वो देखो, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में सियासत करनी है, अगर सियासत को चमकाना है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो कल्चर है, तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। ये इमरान खान साहब को अच्छी तरह पता है कि इस मुल्क में झूठ चलता है, शोधाबाज की तायद होती है, तो वो उस पैटर्न पे जा रहे हैं। उन्हें पता है मैं जितने झूठ बोलूंगा मेरा उतना ही करिश्मा, एक तो करिश्मा उनको साथ करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, ऊपर से साथ झूठ उनके चिपक गया। अब उन्हें पता है इस मुल्क में झूठ चलता है। ठीक है अब्दुल सत्तार खान साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन था। यहाँ पर अनवार एक सवाल ये भी पैदा होता है कि खान साहब का जो अब तक का बयानिया सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुआ या जो पॉपुलर हुआ वो दूसरी जमातों के सरबराहान के मुतालिक चोर और डाकू का जो वर्ड था, ये बयानिया बहुत मकबूल हुआ खान साहब का। तो आप खुद तोशाखाना केस में जब एक ऐसा लीडर जो कि घेरा हो वो किसी दूसरे सियासतदान के ऊपर इस तरह की इल्जाम तराशी करना या उनको इन अलकाब से पुकारना, आई थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन। इसके साथ ही गले का फंदा बन चुका है पीटीआई के लिए भी, इमरान खान के लिए भी। ब्रेक के जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते होने वाले मुज़ाकरात नवंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी किए गए हैं और आपको बताते चलें, खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स को एडजस्ट करने का वादा पूरा करने और रमा बरस बहाल होने वाले कर्ज प्रोग्राम के मुआहिदे के तहत दरकार दीगर इकदामात के बाद मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने का भी कहा जा रहा है। इस पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे। काशिफ अनवर हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद हैं, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। मुल्क में हमने देखा जो एक सैलाबी सूरत हाल हुई और सैलाब का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, और जो मुआशी बहरान का इस वक्त सामना करना पड़ा है, तकरीबन 30% जो चाय खुरनोश की कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ, अवाम पर डायरेक्ट इसका असर हो रहा है। ये जो करंट माशी बहरान चल रहा है, इससे पाकिस्तान निकलने के इस वक्त आप लग रहा है कि हम स्टेबिलिटी की जानिब बढ़ेंगे एंड कैसे? देखिए, करंटली अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात की तरफ जा रहा है और हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हम पहले ये कह रहे थे कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और हम अपनी इंपोर्ट्स को कम करना चाहते हैं। अब बात यह है कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और कॉटन हमारी सारी तबाह हो गई, हमारा लाइफ स्टॉक तबाह हो गया, हमारे फल तबाह हो गए, हमारी सब्जियां तबाह हो गई। अब जहां पर हम ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए जा रहे थे, हमें तो अब सिंपली आलू टमाटर भी इंपोर्ट करने हैं। जब हमें ये इंपोर्ट करने पड़ेंगे तो फिर इसका मतलब है आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। तो
जब तक अपने आप इंडस्ट्री जब तक हमारे मुल्क में नहीं होगी तब तक हम मजबूत नहीं हो सकते। जब तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स किटी में नहीं देंगे हम तब तक अपने मजबूत नहीं कर सकते। तो हमें अपने आप को भी चेंज करना है, स्टेट को भी अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी है। आवाम को स्टेट से शिकायत होती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और स्टेट को आवाम से शिकायत होती है कि आवाम टैक्स नहीं देती। बात ये ना कि हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इस वक्त पीक है, हम कैसे उसमें ग्रो करेंगे जब हमारे पास इतने मुआशी हालात हमारे किस आप देखेंगे किस सूरत हाल का शिकार है। बिजली का बहरान है, गैस का बहरान है, डॉलर की उड़ान इतनी ऊंची है, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, सियासी स्टेबिलिटी हम मुल्क में नहीं देख रहे हैं। देखें मैं जैसा कि मैंने कहा हमारा मोटो है टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट्स। मैं ये कहता हूँ इसको नंबर 2 पे ले जाओ और डिक्रीज अवर इंपोर्ट्स इसको नंबर 1 पे ले आओ। अपनी लोकल इंडस्ट्री को इनकरेज करें। अच्छा, अब आपने सवाल किया, अब चूंकि हमारे पास किटी में पैसे नहीं है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, हमारे पास 12-13 बिलियन डॉलर्स के करीब पड़े हैं, हमें फंड्स बाहर से उस तरह से नहीं मिल रहे जिस तरह से हमें मिलने चाहिए थे, और हमें शायद अल्लाह ताला का ये भी शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बैंकरप्सी की तरफ नहीं गए। 7th और 8th रिव्यू हमारा IMF ने अप्रूव कर दिया। अब देखें हमें इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी देखने हैं। और IMF आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी आवाम पे खर्च ना करें, IMF आपको ये नहीं कहता कि आप सहूलत ना दें, लेकिन IMF ये ज़रूर कहता है कि अगर आप मुझसे पैसे लेने के लिए आए हैं तो वो पैसे आप खर्च कहाँ पर कर रहे हैं। IMF ये ज़रूर कहता है कि अगर आपने मुझसे कर्ज लिया है या आपने मुझसे उधार लिया है या आपने मुझसे मदद ली है तो उसको किसी कंस्ट्रक्टिव जगह पे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। अब बात यह है कि अगर हमने 135 बिलियन डॉलर देना है एक्सक्यूज मी, तो हमने वो पैसा जो लिया उधार वो हमने कहाँ लगाया? क्या हमने कोई डैम्स बनाए आज तक उस तरह से? क्या हम मोटरवेज, अंडरपासेस, मेट्रोज का मकसद ये नहीं है कि आपने सिर्फ आवाम को सहूलत देनी है जी। इनका मकसद ये है कि आपने मंडियों को शहरों के करीब करना है। इसका मकसद ये है कि आपने नए शहर आबाद करने हैं। इसका मकसद ये है कि आपने नए इंडस्ट्रियल जोन्स लगाने हैं। अब मुझे ये बता दें कि जब से हमारे मेट्रोज बने हैं हमने कोई नया इंडस्ट्रियल जोन बनाया है? हमने कोई डैम की तरफ गए हैं? हमने कोई ऐसे रिजर्व्स बनाए हैं? जो बातें आप कर रहे हैं बिल्कुल वो बातें बहुत अच्छी लगती हैं जो सुनने वाले हैं उनको भी, लेकिन आवाम के जो बेसिक इश्यूज हैं वो महंगाई है, आवाम उसमें पिस रही है। गर्मियों में हम देखते हैं गर्मियां आती हैं तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा ओवर बिल्स इस बार आए हैं, लोगों के घरों के लाख रुपए के बिल्स आए हैं जिनकी तनख्वाहें 35 हज़ार हैं। उसके बाद अब सर्दियां आ गई हैं, उसके पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई है कि गैस भी नहीं मिलेगी, गैस आएगी भी नहीं, और गैस का जो बिल आएगा, जो रेट होगा गैस का, वो भी बहुत हाई होगा। एनर्जी चाहिए थी ना, तो हमने एनर्जी के लिए कुछ किया। और एक और बात, मैंने और आपने नहीं करना जी, स्टेट ने करना है। क्या हमसे आने वाली पहली स्टेट्स ने कुछ किया? और एक और बात, जो कर्जा लिया गया, क्या आने वाली स्टेट्स ने पूछा कि ये कर्जा कहाँ लगाया? अब अगर आप मुझे आज ये कहते हैं कि अब छोटी सी मिसाल है, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 40 बिलियन डॉलर्स का आपका इस फ्लड की वजह से नुकसान हो गया जी। आज भी कुछ सोचा है आपने वाटर रिजर्वॉयर्स के मुतालिक? आज भी कुछ सोचा है आपने कि हमने डैम बनाना है? आज भी कुछ सोचा है आपने कि अगर हम हाइडल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चले जाएंगे तो वो बहुत सस्ती होगी? मुझे तो अफसोस होता है यहाँ कहते हुए कि हमारे पास 8 महीने सूरज रहता है जी, और हमने उसका जो अपना देना है आवाम को, जो सहूलत देनी है, वो हम 20 रुपए से 10 रुपए पे ले आए। वी हैव स्टार्टेड पेनलाइजिंग द नेशन कि भाई आप, चूंकि देखें हम स्टेट का बोझ पूरा कर रहे हैं, हम हक अदा कर रहे हैं स्टेट का। सप्लाई स्टेट ने देनी है एनर्जी, आवाम प्रोड्यूस करके ग्रिड में दे रही है। और आप नेट मीटरिंग पे आप कह रहे हैं कि आपने क्यों लगानी शुरू कर दी? इन्वेस्टमेंट आवाम की बोझ हुकूमत का, और हम तो हुकूमत का बोझ पूरा कर रहे हैं। तो आपने पेनलाइज, देखें मैं तो ये कहता हूं कि आपको तमाम कम्युनिटी को ये कहना चाहिए कि देखें हम इसके ऊपर, जैसा कि स्टेट ने ड्यूटी कम की, सेल्स टैक्स कम किया, वी अप्रिशिएटेड जी, लेकिन आपने आके कहा कि जी नेट मीटरिंग होगी तो हम आपको उसका बेनिफिट नहीं देंगे। नहीं मिला। जब सोलर पैनल्स हम खरीदने गए डॉलर का रेट बढ़ गया तो कान इधर से पकड़ ले या उधर से पकड़ ले, फायदा कुछ नहीं हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि 200 रुपए के नीचे आना चाहिए इसको। हाँ, देखें हम तब तक हमारा मुल्क नहीं ठीक होगा, हमारी इंपोर्ट्स कम नहीं होंगी, आपकी इन्फ्लेशन कम नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा,
जब तक आप रुपये और डॉलर की पैरिटी को ठीक नहीं करेंगे। वी हैव टू करेक्ट इट, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से कहता हूँ इट शुड बी अराउंड 170 to 175। आपके मुल्क की इन्फ्लेशन ठीक नहीं हो किस तरह से सकती। चीजें बेहतर कैसे होंगी? जो हमारे वजारती तवानाई किधर हैं, वो क्या कर रहे हैं, मामला को कैसे टैकल कर रहे हैं? यूरोप की बात करें, LNG का बड़ा खरीदार है, पाकिस्तान की बार बार बिडिंग के बावजूद कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो ये तो सूरत हाल हम दूसरे लफ्ज़ों में कहना को मुंह नहीं लगा रहा, हमारी इस टाइम वो सिचुएशन बनी पड़ी। देखिए बात ये है कि बीइंग मुस्लिम हमें अच्छा सोचना चाहिए है, लेकिन अच्छा है नहीं, और जो हमें नज़र भी आ रहा है। और रशिया आपको LNG देने को तैयार नहीं है, उसने इनकार कर दिया है। बाकी ममालिक भी आपको नहीं देना चाह रहे हैं, आपकी बिड पे गौर नहीं कर रहे। दे कैन बी मैनी रीजंस फॉर इट। और अनस्टेबिलिटी आपके मुल्क के अंदर जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होएगी, आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आपके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी एतबार नहीं करती। दिस इज द रीजन। ठीक हो गया। काशिफ अनवर, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और उनका यही कहना था कि जो हुकूमत की प्लानिंग है वो कहीं बेहतर दिखाई नहीं दे रही। जो भी तवानाई के मामलात हैं, गर्मियों में जिस तरह से लोगों पर बर्डन पड़ा, और जैसे सर्दियां आ रही हैं तो सनत को भी गैस की फराहमी प्लानिंग से ज्यादा अनवार अगर तरजीहात में भी शामिल हो जाए ना, तो आई थिंक कुछ बेहतरी हो सकती है। बहरहाल प्रोग्राम में बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, इसके बाद आपको ज्वाइन करते साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो नाजरीन, जो बढ़ता हुआ वजन है अनवार, अब ये सिर्फ मर्दों और औरतों का मसला नहीं है, मेरे ख्याल से बच्चे भी ओबेसिटी का शिकार हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। जंक फूड का इस्तेमाल हो गया, ग़िज़ा से वो सादा जो ग़िज़ा है उसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, फ्रोजन फूड का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये वजन घटाया भी जा सकता है अगर एफर्ट की जाए। बिल्कुल, ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी हमारे पास है, एक रिपोर्ट की सूरत में। मोना अली हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं किस तरह से उन्होंने अपना वजन कम किया। पहले ये पैकेज देखते हैं, फिर इस पर बात करें। मैं मोना अली हूँ और मैं अपने फिटनेस स्टूडियो डायनामूव से बात कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ वेट लॉस टिप्स और कुछ ऐसी टिप्स जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, जो आप लोग घर में भी कर सकते हैं और जिम में जाके भी कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रेनर की फैसिलिटी नहीं है। बट उससे पहले मैं आपसे अपनी वेट लॉस जर्नी, अपनी फैट लॉस जर्नी के बारे में शेयर करना चाहूँगी। सो बेसिकली पहले मेरा वेट 90+ kgs था और ऑलमोस्ट 100 की तरफ जा ही रहा था। और वहाँ से आपको पता है, जैसे आपका एक ओबेसिटी की तरफ आता है वेट, तो डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो वो आपको 1000 तरह की मेडिसिन बता देते हैं। एंड एट द टाइम आई वाज ओनली 20। जैसे वेट मेरा बढ़ता गया, वो चीज़ मेरे एक्टिव लाइफस्टाइल में जो है वो मुश्किल बनती गई और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया थोड़ा सा भी 2 सीढ़ियाँ चढ़ के भी कहीं से जाना। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि बजाय इसके कि दवाइयों की लंबी लिस्ट मैं फॉलो करूं और दवाइयाँ बहुत सारी खाऊं, मैंने एक्सरसाइज चूज़ किया। बिकॉज मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास ये 2 रास्ते ही हैं। तो वहाँ से मैंने वॉक से स्टार्ट किया। 7 years नाउ, फास्ट फॉरवर्ड, अब मेरा अपना फिटनेस स्टूडियो है। श्योर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब इसका वेट कितना है, क्या है। कुछ टाइम पहले तक मेरा ऑब्सेशन था और मैं वेट अपना 40s तक ले गई थी, यानी 48 के और 50 के बीच में मेरा वेट बाउंस बैक करता रहता था। अक्सर क्लाइंट्स जहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं मुझे, वो पूछते हैं कि मोना अब हमने एक्सरसाइज का तो फिगर आउट कर लिया, हम खाएं क्या। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि 60 to 40% रेशो है रिलेशनशिप आपका एक्सरसाइज का और आपके खाने का। तो 60% एक्सरसाइज है और 40% डाइट है, मगर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ में भी फाइबर है, फाइबर, कार्ब्स और प्रोटीन तीनों आपकी प्लेट में मौजूद होना चाहिए आपके हर मील में। सबसे पहले जो हम एक एक्सरसाइज है वो एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है, उससे आपके शोल्डर्स में, आपके एब्स में और आपकी टांगों में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। उसको हम बोलते हैं इंचवर्म, ठीक है। तो उसको आपने स्टार्ट इस तरह करना है कि आपने सबसे पहले तो अपने शोल्डर्स को पीछे करना है, ठीक है, अपने एब्स को टाइट करना है, आपने स्क्वाट करना है और अपने हाथों पे चलते चलते आगे आपने एक फुल प्लैंक में आना है। वहाँ पे आपने एटलीस्ट 3 से 4 सेकंड्स रुकना है और उसके बाद उसी तरीके से आपने वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है। ये है आपकी पहली एक्सरसाइज। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको जो एक्सरसाइज है डायनामूव में मैं वो करवाती हूँ। मेरे स्टूडियो में बहुत वेट लिफ्टिंग बहुत पसंद की जाती है और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि औरतों में इस चीज़ की अवेयरनेस फैल रही है।
इसके लिए आपको 2 डंबल्स चाहिए होंगे, इसको कहते हैं स्क्वाट ओवरहेड प्रेस। इसके लिए मैं 4 kg के 2 डंबल्स यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने पाँव जो हैं वो अपने हिप्स से थोड़े से वाइड खोलूँगी, टोज़ मेरी थोड़ी सी बाहर पॉइंटेड होंगी। हर एक्सरसाइज का रूल है कि आपने अपना पेट टाइट करना है और अपने शोल्डर्स को आपने रोल बैक करके लॉक कर देना है। यहाँ पे आपके जो डंबल्स हैं वो आपके शोल्डर के ऊपर आएंगे, एल्बोज आपकी थोड़ी सी आगे होंगी। उसके बाद आपने अपने हिप्स को पीछे पुश करके आपने स्क्वाट में जाना है। फिर आपने स्टैंडिंग पोजीशन में आके जो आपके डंबल्स हैं उसको शोल्डर्स के ऊपर प्रेस कर देना है। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है। जो थर्ड एक्सरसाइज है जो मैं डायनामूव में करवाती हूँ वो हमारे वार्म अप में भी आती है, वो हमारे कार्डियो सेक्शन में भी आती है। उससे हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसको हम बोलते हैं जंपिंग जैक्स। ये भी एक बहुत अच्छी फुल बॉडी एक्सरसाइज है। इसके लिए आपने क्या करना है, अगेन मैंने आपको जो बताया था, एब्स को टाइट करना है, शोल्डर्स को पीछे आपने पुश करना है और इसमें आपने अपने पाँव को जंप इन एंड आउट करके ये मूवमेंट आपने फॉलो करनी है कंसिस्टेंटली, रिपीटेडली। और आपके जो आर्म्स हैं वो सर्कल करेंगे आपके सर के ऊपर और नीचे, और आपने इन दोनों मूव्स को कंबाइन करके जैक्स करने हैं। और इससे आपने ये एम करना है कि आपका हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर आए और आपको सांस चढ़े। नहीं जी, स्टोरी आपके साथ मोना शेयर की है मोना अली की, किस तरह से उन्होंने पहले अपना वेट कम किया है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर के पास गई हैं और उनको 2 चॉइसेस मिली थी कि या तो फिर आप मेडिसिन पर आ जाएं या फिर आप एक्सरसाइज शुरू कर दें, और मेरा ख्याल है उन्होंने एक अच्छी चीज को चूज किया है। और अब देखिए उनका अपना फिटनेस स्टूडियो। अच्छा, हम भी कुछ टिप्स यहाँ पे दे सकते हैं आएगा अपने अपने, हमारे भी एक्सपीरियंस अनवार का, मैं भी अनवार को पता है ये काली कॉफी मैंने अपने पास रखी होती है, बट आई वांट टू कमेंट सबको नहीं दूंगी। अच्छा, एक चीज जिससे जो एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, अनवार डॉक्टर्स भी कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, आप उनसे भी बात करें कि किचन में आपकी जो 5 वाइट है ना, वो अगर हम कम से कम रखें, अपनी डाइट में हम उनका कम से कम इस्तेमाल करें। और वो क्या है, उसमें जनाब शुगर आती है, शुगर का इस्तेमाल हम आप देखें कि डायबिटिक पर्सन हर दूसरे घर में है। पाकिस्तान में जिसका नंबर है वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है। चीनी का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल, वाइट चावलों का इस्तेमाल, वाइट आटे का इस्तेमाल, ये वो सारी चीजें अगर हम अपनी डाइट में कम अगर कर लें, तो मेरा ख्याल है वजन ग्रेजुअली कम होगा, बहुत बेहतर रहेगी। सिर्फ वजन ही नहीं, क्योंकि लोगों के ज़हन में है फैट लॉस, वेट लॉस, हेल्दी फील करेंगे। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के बाद। एक अहम इतला यहाँ पर आपके साथ शेयर करें। ब्रेकिंग न्यूज़ है, लकी मरवत से ये खबर मौसूल हो रही है जहाँ पर पुलिस की मोबाइल वैन पर हमला किया गया है और अफसोसनाक इतलात ये आ रही हैं कि 6 अहलकार शहीद हो गए हैं और जद में आए हैं। शुहदा में इंचार्ज और ड्राइवर समेत 6 अहलकार शामिल थे। पुलिस मोबाइल ने रूटीन की वैन ये गश्त पर थी, 6 पुलिस अहलकार इसमें सवार हुए थे। अब जो फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। पुलिस की जो मजीद नफरी है उसको भी यहाँ पर अब इलाके में जाए वकुआ पर रवाना कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। न्यूज़ के नुमाइंदा शराज ने हमें ज्वाइन किया। शराज, ये बताइएगा, रूटीन का ये गश्त था, कोई इतलात इस हवाले से मजीद मौसूल हो रही हैं, कुछ CCTV फुटेज वहाँ से पुलिस को मिल सकी हो, हमलावर के हवाले से कोई डिटेल सामने आई हो? जी, ये लकी मरवत का थाना डाडीवाला की हदूद है। यहाँ पर मोबाइल नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने जो है ये हमला किया है, जिसमें पुलिस चौकी बासा खटक की मोबाइल गाड़ी जो मामूल के मुताबिक गश्त पर थी उन पर हमला किया है। इसमें 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए। शहीद होने वाले एहलकारों में इंचार्ज आलमदीन, ड्राइवर दिलजान, DFC अहमद नवाज, लोअर हेड कांस्टेबल रुबायर और FRP सिपाही अली उस्मान और कांस्टेबल महमूद खान शामिल थे। ये मामूल के मुताबिक जो है ये गश्त कर रहे थे, उन पर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। ये जी आपको इस लकी मरवत के हवाले से ये भी बताता चलूं कि लकी मरवत में ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी लकी मरवत पे वक्तन फवक्तन पुलिस पर हमले होते रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की भारी नफरी जो है जय वकुआ पर की तरफ रवाना हो गई है और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक वाकया पेश आया, पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 6 पुलिस एहलकारों के शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक वाकया है। इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से शुरू कर दी है। इसी हवाले से प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म जो कि शोबिज़ हलकों में इस वक्त जिसकी काफ़ी चर्चा है। मैं बात करी जॉयलैंड की, जिसकी रिलीज भी इस वक्त मौजूए अनवार बहस बनी हुई है। और अब जॉयलैंड को मुख्तलिफ सेंसर बोर्ड्स की मंजूरी की इजाज़त मिल गई है, मगर इसी दौरान जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने जॉयलैंड मूवी पर एतराज़ भी उठाया। उनका बड़ा कलीदी किरदार है, उनकी वजह से अभी तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। और हम देख रहे हैं उन्होंने कहा है कि फिल्म पाकिस्तानी जो मुआशरा है उसके माशरती इक़दार के खिलाफ है। सेंटर मुश्ताक अहमद खान के ख्याल में जो ऑस्कर के लिए भेजी जानी फिल्म है, इसमें हम जिन्स परस्ती के हवाले से उसको फरोग दिया जा रहा है, जिस पर यकीनी तौर पर हल्कों की जाने से तनकीद की जा रही है ऑब्वियसली कि इसको रिलीज होना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जहां पर बहुत ही देर वहां पर कि हम इंतजार करते रहे, रिवाइवल का सन्नाटा रहा बहुत अरसे तक, स्पेशली इन कोविड ना ड्रामाज मूवीज मुतासिर हुई। तो अब ऐसे में ऐसी मूवी का आना जिसको कंट्रोवर्शियल भी किया गया है और बाहर मतलब वेस्ट में इसको पसंद किया जा रहा है, अवार्ड याफ्ता ये मूवी है, तो इसी के हवाले से बात करना आई थिंक जरूरी है। तो वर्डिक्ट हम ले लेते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है और फौजिया सईद साहिबा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुश्ताक अहमद खान साहब, पहले मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी, आपसे मुश्ताक साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। फौजिया ने हमें ज्वाइन किया। फौजिया, आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं कि जो पाकिस्तानी फिल्में अभी बन रही हैं उनको आलमी सतह पर भी बड़ी पसीराई मिल रही है। कांस फिल्म फेस्टिवल में जॉयलैंड की गूंज हमने देखी, जिस तरह से स्टार कास्ट वहां पर मौजूद थी, फिल्म को सराहा गया था, लेकिन उसी फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज में मुश्किलात का सामना है मजहबी बुनियादों पर लेकर, उस पर आप क्या कमेंट करेंगी? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को, हम पाकिस्तानियों को अभी तक ये कॉन्फिडेंस आया ही नहीं है कि दुनिया हमारी किसी चीज की तारीफ करे। जिसकी दुनिया तारीफ करती है हम डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको कूट कूट के उसका चूरा बना देते हैं। एक फिल्म नहीं है, ऐसी कई फिल्में हैं जो आई हैं और किसी न किसी छोटे से सेक्टर से उसके खिलाफ बात हो गई। बात यह है कि एक मर्द होता है, एक औरत होती है, और तीसरी जो हमारी जेंडर की फॉर्म है जो काफी है पाकिस्तान में, उसकी एक्नॉलेजमेंट क्यों ना हो। और ये को उनके बारे में, उनकी प्रमोशन में तो नहीं है फिल्म, इसमें कैरेक्टर्स जो जिनसी हवालों से हैं तो उनका हमें पता होना चाहिए। और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की भी चीज होती है कि जो आपके तख्लीकी लोग हैं, वो जो आर्ट करते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, जो म्यूजिक करते हैं, भाई उनकी को अपनी भी पसंद हो सकती है और पसंद की बात नहीं है, जो भी वो करना चाहें, इसमें क्या बुराई। अभी हमें तो इस बात पे नाज करना चाहिए कि हमारे पास इस किस्म के लेजिस्लेशन है जो साउथ एशिया में नहीं है, जिसमें हमने तीसरी जिन्स को एक्नॉलेज किया है, उनको इज्जत दी है, उनको आईडी कार्ड्स, उनका एक प्रॉपर उनको सिटीजनशिप की राइट है। तो बजाय इसके कि हम इस पे नाज करें और शेखियां मारें और हम इस पे प्रोग्राम करके और प्रमोट करें, हम जिस तरह से आपने बात की आलमी सतह पर पजीराई मिली है। हमेशा हमने देखा पाकिस्तानियों की जानिब से जो फिल्म्स बनाई जाती हैं, मुतनाज़ा इशूज यकीनी तौर पर वो होते हैं। पिछली कितनी भी हम फिल्में देख लें, फ्रीडम ऑफ आर्ट की आप बात कर रही हैं, लेकिन मुआशरती इक़दार को भी मलूज़े खातिर तो रखना चाहिए, फिल्म मेकर्स को भी। जी, फिल्म मेकर्स को भी रखना चाहिए, सभी को रखना चाहिए। जो आप लोगों के चैनल्स पे भी होता है, जिस तरह की तकरीरें होती हैं, हम शर्मिंदा हो जाते हैं, मगर आपका ख्याल है कि वो चैनल्स मशहूर हो जाते हैं, तो इखलाकियात तो आजकल वैसी हो गई। अब फौजी साहिबा फौरन नोटिस भी आता है, बहुत सारे चैनल्स को उस पर भारी हर्जाना भी समटाइम अदा करना पड़ता है और पैमरा की जानिब से बहुत बार सख्त पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा है। हाँ, वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन बहरहाल क्रिएटिव आर्ट्स तो क्रिएटिव आर्ट्स है ना जी। न्यूज और क्रिएटिव आर्ट्स में तो बड़ा फर्क है। मैं तो आप ये समझती हैं कि ये बिल्कुल इस तरीके से बैन नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो सेंसर बोर्ड है वो सूबाई हुकूमतों का इख्तियार है, तो इसमें विफाक किस बुनियाद पर फिल्म की रिलीज रोक रहा है, ये भी एक सवाल है पूरी सूरत हाल के अंदर। इसका जवाब हम जानने की कोशिश भी करेंगे मुश्ताक साहब से, लेकिन आप क्या राय रखती हैं? देखिए, अव्वल तो ये वैसे सूबाई लेवल पे बोर्ड बनता नहीं था इसका तुक, लेकिन अगर बन गए हैं तो फिर उसके ऊपर स्टिक करें ना। देखिए, जिंदगी तमाशा सरमद खुसट की थी, ये साइम है, हमारे इस कदर काबिल, इस कदर टैलेंटेड लोग हैं ये, तो आज आके यही धक्के ही लगे जा रहे हैं। जो अच्छी फिल्म, क्रिएटिव फिल्म आती है उस पे कोई ना कोई पाबंदी डाल दे।
अब जरूरी थोड़ी कि वही पुराने जमाने की 7 साल पहले की कहानियां रिपीट हों, वही अंदाज रिपीट हों। भाई आजकल हमें दुनिया में कितने लोग देखने पड़ रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनके बारे में अकल आए लोगों को, ताकि डर कम हो, ताकि उनको उठा उठा के मारे नहीं। तो ये तो अवेयरनेस करना तो अच्छी बात है। आगे पीछे तो हम बड़ा शोर कर देते हैं कि जी बड़ी डाइवर्स है हमारी सोसाइटी, मगर डाइवर्सिटी फिर हमसे हजम नहीं होती। ये तो कोई ठीक बात नहीं है ना। ठीक है फौजिया साहब, ये बताएगा जिस तरह से हम बाहर के ममालिक में भी देखते हैं पेरेंटल गाइडेंस के हवाले से लॉस बने हुए हैं, 16 साल से कम उम्र के बच्चे, 13 साल से कम उम्र के बच्चे कोई कंटेंट नहीं देख सकते, उस हवाले से लॉज हैं। जो सेंसर बोर्ड है उनको इस पर भी काम करना चाहिए, ना कि अगर किसी फिल्म मेकर की जानिब से कोशिश की गई है उस फिल्म को बैन कर दिया जाए। ये इनके पास ऑलरेडी है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये लोग कर सकते हैं, फॉर एडल्ट्स कर सकते हैं, उम्र की कैद लगा सकते हैं, ये हमारे सेंसर बोर्ड के है। मगर ये होता है ना कि आपने अगर सिर्फ यही करना हो कि जरा सी नई आवाज आई तो उस पर जूता मार के उसको बंद करना है, तो फिर वो तीसरे सॉल्यूशंस पे नहीं जाता। ठीक है फौजिया साहिबा, आप हमारे साथ ही रहेगा। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने भी हमें इस वक्त ज्वाइन किया है इन नियो पाकिस्तान। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम को। इस मूवी पर एतराज़ उठाया जा रहा है। फौजिया साहिबा भी हमारे साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मौजूद है, उनकी भी अपनी राय है। वो ये समझती हैं कि इस तरह की मूवीज़ को बैन नहीं होना चाहिए। अवामी शौर के लिए इस तरह की मूवीज़ या इस तरह के सब्जेक्ट्स का बनना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का बिल लाया गया, तो मैंने इस पर बहुत ज्यादा आवाज उठाई। मैंने इस्लाम और शरीयत से पहले ये कहा कि ये खिलाफ फितरत है। फितरत का तयन होता है उस बच्चे के लिए जो पैदा होता है, उस बच्चे के लिए जो पैदा होती है। उसके बाद अपनी जिन्स को तब्दील करना ये कानून फितरत में मुदाखलत है। फितरत ने ही हमें ये पैदाइश के वक्त हमारा तयन कर दिया है कि हम मेल हैं या फीमेल हैं। जब मेल का तयन हो गया तो अब वो बड़ा होकर कहेगी नहीं कि मैं फीमेल बनना चाहता हूँ, या किरदार में फीमेल का करना चाहता हूँ, या अपने आप को फीमेल की तरफ जनाब कैसे ले जाना चाहता हूँ। तो ये कानून है, फितरत में मुदाखलत है। शरीयत जो है वो हमेशा हिकमत की बात करती है, शरीयत हकीकत की बात करती है। हकीकत यही है कि जो मेल है वो मेल है, जो फीमेल है वो फीमेल है। तो बहरहाल फौजिया साहबा अगर इस बारे में समझती है तो उनसे हमारी मोतबारा गुजारिश ये होगी कि शरीयत और अखलाक से पहले हम निज़ाम फितरत को देख रहे हैं। अब ये नहीं है कि मुफ्ती अब्दुल कवी जो है वो पैदा तो हुआ बेल और 60 साल की उम्र में जाके वो कह दिया अब मुझे शनाख्ती कार्ड के मुताबिक या किरदार के हवाले से या रवैये के हवाले से मैं फीमेल हूँ। और इसके अंदर सबसे बुरी बात यह है कि कानून विरासत के अंदर इसमें मुदाखलत हो जाए। महरम और गैर महरम का जो मसला है उसके अंदर ये मुदाखलत हो जाएगी। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की फिल्में न बनाई जाए ताकि नौजवान नस्ल जो है उन बेचारों को जहरी तौर पर परेशान न किया जाए। ट्रांसजेंडर जो बिल है वो भी पाकिस्तान में पास होता है। ट्रांसजेंडर के जो जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुफ्ती साहब ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बिल्स भी पास किए गए हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, उनको सेव करने के लिए, लोगों को शऊर दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत से वाकयात ऐसे पेश आए हैं ट्रांसजेंडर के साथ कि उस पर फिर कानून ने एक्शन भी लिया है, उनकी दिल आजारी भी होती है। अगर इस तरह की कोई टॉपिक पर फिल्म बनाई जा रही है, उस पर काम किया जा रहा है, उसमें कोई पॉजिटिव मैसेज अगर दिया जाए, क्या वो भी गलत है? जो कंटेंट अगर गलत हो उसको सेंसर कर दिया जाए, या जो लोग उस पर एतराज कर रहे हैं आपको लगता है क्या उनको पूरी फिल्म पहले देखनी चाहिए? मेरे बेटे बात ये है कि एक है ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा के बारे में आपको पता होगा कि सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात उठाई तो ये अशरफुल मखलूकात है, ये मसजूद मलाइका है, इनका भी उसी तरह एहतराम है जिस तरह के एक मेल और फीमेल का है। ट्रांसजेंडर का माना खुद ये है कि मैं खुद अपनी जिन्स को तब्दील करने का इरादा रखता हूँ और मैं अपने जिन्स को तब्दील कर रहा हूँ। क्या मुझे फितरत इस बात की इजाजत देती है? क्या ये चीज हकीकत के मुताबिक है? क्या ये कानूनी तौर पर इसको दुरुस्त होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि जो फितरत ने
मुफ्ती अब्दुल कवी को एक तरह जज दे दी है, उसी जज के मुताबिक मुझे रहना है, जिसके अंदर तब्दीली का मुझे इख्तियार कतई तौर पर नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम फितरत के अंदर मुदाखलत है, ये हकीकत के खिलाफ है। एक चीज जो है एक चीज मतलब सोना है, वो कहती मैं चांदी बन जाऊँ, चांदी कहेगी मैं सोना बन जाऊँ, तो कहा जाएगा कि ये गलत बात है। जो सोना है वो सोना है, जो चांदी है वो चांदी है, जो एक डॉलर है वो डॉलर है, जो जाली है वो डॉलर नहीं है, वो जाली बढ़ना चाहूंगी आपसे ही मैं इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूंगी। मूवी आपने भी यकीनी तौर पर देखी होगी। जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, इस मूवी में काबिले एतराज ऐसा क्या कंटेंट है कि जिसको बैन हो जाना चाहिए, जिसको लोगों को नहीं देखना चाहिए, आप ये समझती हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी फौजिया साहिबा। अच्छा देखिए, एक तो ये बात है कि अभी ये फिल्म इतनी आई ही नहीं, या इसको आने दिया ही नहीं गया कि लोग देख के अपनी पसंद का इजहार करें। जो अच्छी फिल्म है तो वो हिट जाती है, जो बुरी फिल्म होती है फ्लॉप हो जाती है, तो आवाम के ऊपर छोड़ देना ये चॉइस, इसमें अपनी बीच में। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये जेंडर के इश्यूज जो है ना, ये इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत आगे निकल गए हैं, इन पे बहुत बात हो रही है, जो रियलिटीज है उनका सामना कर रही है दुनिया। और इस तरह नहीं होता कि गायब ही कर दो उन लोगों को। ये जो जिनसी बात उन्होंने की है, तो ख्वाजा सरा है ना, हमारे यहाँ भी ढेरों हैं, कभी उनको मार दिया जाता है, कभी उनको हरास किया जाता है। तो अगर ये आगे ही आ जाएगी तो इसमें क्या है? आपको याद है सियालकोट में वो गैर मुल्की पाकिस्तानियों को मार दिया मॉब ने। तो ये चीजें हमारे मुल्क से दूर हो तो अच्छी बात है ना, लोगों को समझ आ जाए कि भाई ये फितरत की बात है कि कोई लोग ऐसे बन गए हैं, तो उनको किस तरह से आपने बर्दाश्त करना है, उनके लिए रास्ते खोलने हैं। अब आजकल हर यूनिवर्सिटी में आपको मिल रहे हैं कि ये ख्वाजा सरा पहुंच गए, बड़ी अच्छी अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं जी, तो रास्ते खोलने से खुलते हैं। तो अगर तो ना फितरी चीज हो ना, फिर तो वो हो ही ना, मगर वो तो है ना, ये तो आप मैं हम सब जानते हैं। आंखें घुट के बंद कर लेने से तो गायब नहीं हो जाते ना। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब ये फरमाएगा, हम देख रहे हैं कि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है और उस पर बहुत ही ज्यादा बहस छिड़ गई है तमाम ही हलकों में। अभी मूवी लोगों ने देखी नहीं है, उससे पहले ही अजम्पशंस हैं इस चीज को लेकर। क्या आपने फिल्म देखी है या आपको क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं? कौन सा काबिल एतराज मवाद इसमें मौजूद है जिसको रिलीज नहीं होना चाहिए? जी जो एतराज करें मुफ्ती साहब से मैं सवाल कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब से। मैंने भी इस फिल्म को देखा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मैं अवामी आदमी हूँ, तो लोग मुझे जुमे में और आके जो मुलाकातें करते हैं वो इस सूरत हाल में बताते हैं। फिर आपकी सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त भी मुझसे रब्ता करते हैं। मैं मोहतरमा से बड़े अदब से, फर्ज है, लोग तो कुछ भी बता देंगे तहकीक के बगैर ही हम नताइज तहकीक पर के पहुंच रहे बगैर। हैं। आप जैसा शख्स जो कि लोग सुनते भी हैं, इन्फ्लुएंस भी रखते हैं आप बहुत सारे लोगों पर, तो लोगों की कई बातों पर असर रखना, मूवी का क्या इम्पैक्ट है, मूवी क्या पैगाम दे रही है, क्या पता शौर उजागर करने के लिए ही इनके लिए एक पैगाम इसमें हो फिल्म में। तो आप नहीं समझते कि मजीद तहकीक होनी चाहिए, मजीद बहस इस पर होनी चाहिए, पहले इसको देखा जाना चाहिए? मोहतरमा बात यह है कि खुदा न खास्ता मैं तो हमेशा पाकीज़ा बात करता हूँ। अगर एक ऐसी फिल्म है जो गैर अखलाकी है या गैर जो है मुहज्जब है या नाशाइस्ता है या उड़ियानी और फहाशी वाली है, तो उसके बारे में ये कहना कि जनाब इसको आना चाहिए और जनाब इसको रिलीज होना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि इस बद किरदारी के ऊपर हमारी नौजवान नस्ल देख के क्या तबसरा करती है, तो फिर तो अल्लाह माफ फरमाए। अगर इस तरह की जनाब फिल्में वगैरह चलती हैं तो फिर इसके अंदर जनाब आज़ादी के नाम पर हम ये भी कह दें कि इस तरह के जनाब जो सेक्सी फिल्में हैं उनको भी ओपन कर दिया जाए, उनको भी रिलीज किया जाए ताकि उसके ऊपर भी लोगों का तबसरा है। बात ये है कि ख्वाजा सरा है, ये एक हकीकत है पूरी दुनिया के अंदर। मैंने देखा हमारे तो सर फिर इस सब्जेक्ट को टच करने क्यों नहीं दिया जा रहा? इस सब्जेक्ट को तो टच करना चाहिए ना, इस पर तो बात होनी चाहिए, ये एक हकीकत है और ये भी फितरत है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो फिर इस पर तो बात आप नहीं समझते कि होना बनती है, लोग खुलकर बात करें? मोहतरमा बात यह है कि आप अगर फिल्म बनाते हैं ख्वाजा सरा पे, तो मुफ्ती अब्दुल कवी को वल्लाह बिल्लाह कोई इतराज नहीं। आप 2-3 ख्वाजा सरा को जरा बेहतरीन अदाकार के तौर पे ले आए, ख्वाजा सरा जो है वो अपने बारे में के अंदर बताए, ख्वाजा सरा अपने रवैया दिखाए, ख्वाजा सरा अपने फन का इजहार करे, ख्वाजा सरा जनाब अपने बारे के अंदर ये बात बताए कि हम भी एक जेंट्स है जिनका नाम ख्वाजा सरा है। लेकिन एक तो ये है ना, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुफ्ती अब्दुल कवी जो है वो पैदा तो हुआ है मेल,
अब जरा 60-65 साल की उम्र में जाके वो कहते जी अब मेरा किरदार जो है वो फीमेल वाला हो। बिल्कुल मुफ्ती और वो साहब, female आपका पॉइंट हम तक आ चुका है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि फिल्म किसी ने देखी नहीं है, फिल्म के बारे में किसी को इतनी नॉलेज नहीं है, उससे पहले उसकी पाबंदी की बात करना ये फिल्म मेकर्स के साथ भी ज्यादती है। नहीं देखिए ना, मैं फिर वही बात करूंगा पर अदब के साथ। खुदा न खास्ता बद अखलाकी पर एक फिल्म बनाई गई है, बद किरदारी पर एक फिल्म बनाई गई है, तो क्या आप लोग ये बात करेंगे कि आपने मूवी देखी नहीं? मूवी का सब्जेक्ट क्या है मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। आपको जब मालूम नहीं तो फिर इस पर एतराज कैसे हो सकता है मुफ्ती साहब? नहीं देखिए, मैंने पहले कहा कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने में ज्वाइन किया है, जिन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है इस फिल्म को रुकवाने में। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपने ये फिल्म देखी है या आपके पास क्या ऐसी इत्तलात थी जिस पर आपकी जानिब से एक्शन लिया गया, जिसके बाद हमने देखा कि सेंसर बोर्ड ने भी ये कह दिया था कि इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाए, लेकिन जब आपकी स्टेटमेंट सामने आई है उसके बाद इस फिल्म की रिलीज को रोका गया है। आपने अभी तक मूवी देखी है? देखें, फिल्म तो ना आपने देखी है ना मैंने देखी है। फिल्म तो रिलीज होनी थी 18 नवंबर को, लेकिन फिल्म के बारे में जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में उसकी स्टोरी के बारे में, उसकी थीम के बारे में जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आई थी, उसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैंने उसके ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और मैंने फेडरल शरीयत कोर्ट को भी रिक्वेस्ट की थी, उसके ऊपर एतराज किया था। आप वैरायटी मैगजीन के वेबसाइट पे चले जाएं, वहां बहुत सी चीजें इसके बारे में मिलती हैं। आप इंटरनेशनल मीडिया के मुख्तलिफ आते हैं। जी आप हमें सुन पा रहे हैं? तुम तो देख जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं इसमें ये ऐड कर जी मुश्ताक साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, तो ये असल जो इशू है इस वक्त वो तो ये है कि आपको पता है कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो है एक मुतनाज़िया ब्लैक लॉ है जो कि बन गई है 2018 में, जिसका एहसास खुद पार्लियामेंट को भी हुआ है, हुकूमत को भी हुआ है कि यह गलत हुआ है, और उसके अंदर इस वक्त 5-6 अमेंडमेंट्स बिल जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन है स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स के अंदर, सेनेट के अंदर। इसी तरह फेडरल शरीयत कोर्ट में भी उसको मैंने चैलेंज किया है, मुख्तलिफ लोगों और ने भी चैलेंज किया है, और उसके ऊपर भी समाज जारी है। सोसाइटी में इसके हवाले से एक चीज मौजूद है। देखिए अभी रिलीज नहीं हुई, उसका कंटेंट कंफर्म तौर पर किसी को भी पता नहीं है, लेकिन ये बात हमें कंफर्म पता है कि 2018 में जो बिल पास हुआ उसमें खामियां थी। उन लोगों के खिलाफ तो कोई एक्शन कभी नहीं होता जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो कानून साजी कर रहे हैं। गलती तो फिर उनकी है। तो आप मुझे बात करने का मौका दें, उसके बाद आप बात करें। आपका तो ठीक है, आप तो हर वक्त बात कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूं कि बात भी सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये पार्लियामेंट के सेनेट के फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट में मीडिया में ये ट्रांसजेंडर के हवाले से चीज चल रही है। अब ये जो फिल्म है इसको कांस फिल्म फेस्टिवल ने LGBTQ कैटेगरी में अवार्ड दिया है। गोया ये LGBTQ कैटेगरी में फॉल करता है। इस वक्त LGBTQ पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर एक मसला है। आप फीफा वर्ल्ड कप में भी देखें, कतर को भी इनसर्कल किया है उन्होंने इस LGBTQ की वजह से, तो वो फॉल करता है LGBTQ कैटेगरी में। फिर आप देखें उसकी जो स्टोरी आई है वो ये है कि हैदर नाम का एक लड़का है। अब हैदर हमारा हजरत अली का लक़ब था, वो दामाद रसूल हैं, वो चौथे खलीफा राशिद हैं, वो इस्लामी तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, उसकी लो अफेयर है किसके साथ? एक ट्रांस वुमेन के साथ। ट्रांस वुमेन कौन होता है? वो औरत होती है जो कि बायोलॉजिकल साख्त उसकी मर्द की होती है जी। वो उसके साथ उसकी लो अफेयर है, इसी को ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो गोया ये मेल टू मेल या सेम सेक्स लो अफेयर को मौजू बनाता है, इसलिए ये ट्रांसजेंडर एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी में। एक होता है इंटरसेक्स, इंटरसेक्स के लिए मैं बिल लाया हूँ, पूरा कानून लाया हूँ उनके हुकूक के लिए। एक होता है यूनक जिसको ख्वाजा सिरा कहते हैं, वो हमारी सोसाइटी में मौजूद है, उनके हुकूक के अंदर हैं। एक होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर ये वेस्टर्न एक ऑफशूट है सिविलाइजेशन की, ये एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इस्लाम के अंदर। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक नफ्सियाती बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए, न कि आप इसको जेंडर तस्लीम करें, इसको मौजूद फिल्म बनाएं, मौजूद ड्रामा बनाएं और इसके लिए सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करें। ठीक हो गया। मुश्ताक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फौजी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से मुश्ताक साहब ये कह रहे हैं कि कांस फिल्म फेस्टिवल में हमने ये देखा है कि LGBT जो कैटेगरी वहां पर है उसमें इस फिल्म को लाया गया है।
जी ये तो ठीक है, मैं तो कह रही हूँ दुनिया के तो ममालिक बहुत आगे चले हुए हैं। हम तो अभी भी उस स्टेज पे हैं कि जो बच्चा जो है समझ बूझ नहीं कर सकता, उसको झल्ला कहते हैं, उसको पागल कहते हैं। हम तो स्टिग्मा बहुत लगाते हैं लोगों पे जी। तो हमारी सोसाइटी अगर इस्लामिक है तो दिल बड़े होने चाहिए, सोसाइटी का दिल बड़ा होना चाहिए। ये थोड़ी कि किसी में थोड़ा सा फर्क है तो उसको जूते मारने शुरू कर दो। लेकिन मुश्ताक साहब का पॉइंट ये है कि कुदरत को चैलेंज नहीं करना चाहिए, कुदरती जो निजाम है उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए कुदरती निजाम को तो तब्दील ना करें जी। ये थोड़ी कि जो हमसे मुख्तलिफ हो उसके ऊपर स्टिग्मा का ढेर लगा दें हम। ठीक है मुश्ताक साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर हुकूमत ने अब कमेटी बना दी है, नजरसानी की जाएगी और रिव्यू किया जाएगा पूरी सूरत हाल के ऊपर, तो आप इस चीज को मजीद आगे जाकर भी फाइट करेंगे, किस हद तक जाएंगे कि ये मूवी रिलीज ना हो? देखें, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए मैं LGBTQ के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर जद्दोजहद कर रहा हूँ और मैं ट्रांसजेंडर के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा हूँ और खुनसा के आड़ में, इंटरसेक्स के आड़ में और यूनक और ख्वाजा फिरा के आड़ में जो ट्रांसजेंडर कल्चर मुसल्लत किया जा रहा है और उन दो मजलूम तबकात, मार्जिनलाइज तबकात का जो इस्तेहसार हो रहा है इस्लाम से, इसको मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी और जुडिशरी में भी और मीडिया में भी। और मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए ये पाकिस्तान की नेकलामी है कि पाकिस्तान के फिल्म को अवार्ड मिल रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल में LGBTQ कैटेगरी में। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के चेहरे पर ये खालक मलना है और LGBTQ कैटेगरी की वजह से इसको ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। ये कोई क्रेडिट है? ये तो डिसक्रेडिट है। दुनिया हमारी मजाक उड़ाएगी कि क्या पाकिस्तान LGBTQ के अलावा कोई और फिल्म नहीं बना सकती? क्या ये हमारा क्रेडिट रह गया है? तो ये कोई सकाफती या कल्चरल अचीवमेंट नहीं है, ये तो पाकिस्तान के चेहरे को दागदार करना है कि आप LGBTQ कैटेगरी में कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड ले रहे हैं और आप ऑस्कर के लिए आपकी इस तरह की फिल्म नामजद हो रही है। आप पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल हैं, मिसिंग पर्सन हैं, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा, गुर्बत है, इसी तरह खवातीन के साथ, बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही है। आप उसको मौजूद बहस बना रहे, जुल्म को, ज्यादती को, एहसास को और माशरे की इस्लाह के लिए कोई फिल्म बनाए, न कि आप LGBTQ कैटेगरी में आप फिल्म बना रहे हैं और इसी के ऊपर आपको अवार्ड मिल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की नेकनामी नहीं, बदनामी है। मैं इसको जहां तक है कानून के दायरे में रहते हुए इसको रिजेक्ट करूंगा। ठीक है मुश्ताक सर, ये बताइएगा, जो मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, 2018 में जो ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ, जिन लोगों ने वो बिल पास किया, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, कानून साजी करते हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं? देखें, वो तो अपने जो बिल बनाया है, आपने अगर तकरीरें सुनी है मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस की, चेयरमैन सेनेट ने भी काफी इस पर कोऑपरेशन की और चेयरमैन सेनेट ने वजाहत की कि मैं तो उस वक्त था ही नहीं जब ये एक्ट बन गया था और मैं भी नहीं था उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जब ये एक्ट बन गया है। और फिर जिन लोगों ने हाँ की है उन्होंने उठ के तकरीरें की कि हमसे गलती हुई है, हम एडमिट करते हैं और हम इसकी तलाशी के लिए तैयार हैं। तो अगर पार्लियामेंट अपनी तलाशी कर रही है तो गलतियां तो हो सकती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक अहमद। फौजिया साहिबा हमारे साथ थी, मुफ्ती कवि ने मैं ज्वाइन किया हुआ था और आने वाले जो शोज हमारे यकीनी तौर पर इसको डिस्कस किया जाएगा, सामने आएगा क्योंकि फिल्म का देखना फिर भी लोगों के लिए थोड़ी मिसकंसेप्शन भी पाई जा रही है, ट्रांसजेंडर या फिर ख्वाजा सरा कम्युनिटी। अभी तो मूवी जब रिलीज होगी या मूवी का अनवार कंटेंट देखा जाएगा तो ही पता चलेगा इसकी जो डिटेल्स हैं, लेकिन अभी तक ये फिल्म को बैन रखा गया है यही सामने, लेकिन इसको रिव्यू किया जाएगा हुकूमती कमेटी की जानिब से। लेट्स सी कि उसमें क्या फैसला सामने आता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। सो ये अनवार काफी इंटरेस्टिंग भी थी, काफी डिस्टर्बिंग भी थी। बिल्कुल, कहते हैं ना कि जरूरत इजाद की माँ है। वीडियो को देखने के बाद हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बहुत अच्छा ब्लेस्ड लाइफ, बिल्कुल, और फैसिलिटीज जो हमें मुयसर हैं, जिस तरह से वहां पर मुश्किलात हैं, लेकिन
उन्होंने उस मुश्किल का हल बड़े ही अच्छे तरीके से निकाला है। किस तरह से वो एक इनोवेशन की है जिससे लोग अब सफर करें, क्योंकि वो जो पानी वाली मुश्किल है वो तो उनकी हल नहीं होती नजर आ रही। रिपोर्ट में देखा हमने कि पूरा साल जो सड़कें हैं वो पानी में डूबी रहती हैं, तो लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। 11 साला बच्चे की, 11 साला ये बरतानवी मुसलमान है, पाकिस्तानी नया तालिब इल्म है और इसने अजीम साइंसदान आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग को आईक्यू टेस्ट में, आईक्यू लेवल में सोचा भी नहीं होगा छोड़ दिया अनवर। कैन यू इमेजिन को या फिर स्टीफन हॉकिंग को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े और नामवर साइंटिस्ट हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने नाम ही उनका सुना है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हम इस बच्चे का नाम सुनेंगे आगे, जो बुक्स आएंगी उसमें इस पाकिस्तानी निजात बच्चे का नाम भी यकीनी तौर पर शामिल होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्का है और उन्होंने इस आईक्यू टेस्ट में हिस्सा लिया क्योंकि जो उनके दोस्त थे वो उनको अप्रिशिएट करते थे कि तुम बहुत ज्यादा ज़हीन थे, तुम्हें इस आईक्यू टेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, इस बच्चे के कॉन्फिडेंस की भी बात करनी चाहिए। ही न्यू दैट कि आई हैव समथिंग, कि मैं डिफरेंट हूं और मुझे ये करना है टेस्ट और मैं क्लियर करूंगा और कुछ, मतलब कि इसको मैं, यूसुफ शाह इनका नाम है और जो उनकी एम्बिशन है वो हम देख रहे हैं, जो वो फ्यूचर में अपने लिए करना चाह रहे हैं। कैम्ब्रिज में जाना चाह रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में जाना चाह रहे हैं, विच इज वेरी गुड। और वहां पर वो रियाजी की तालीम हासिल करना चाह रहे हैं ताकि और तालीम से हटकर भी अगर बात करें तो वो जो एक रूबिक क्यूब होता है जिसको सॉल्व करना बहुत ट्राई की मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्राई की, बट भाई नहीं होता। तो किस तरह से ये लोग कर लेते हैं, ये भी किसी दिन यूट्यूब पर सर्च करेंगे। तो बहरहाल पेरेंट्स की भी बड़ी स्ट्रगल्स होती हैं, पेरेंट्स का भी इसमें बड़ा क्रेडिट होता है, ये भी एप्रिसिएशन है। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग टाइम हमारा करीब आ रहा है, वायरल वीडियो शेयर करते हैं। वो पहले आपसे शेयर करते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो जनाब अनवार, टेबल्स याद रखना बड़ा मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल काम होता था, लेकिन ये तरीका अगर हमें हमारे टाइम में पता होता तो हमें इतनी मार ना पड़ती। जापानी बच्चों ने ये जो है ना, वो जापानी बच्चे, इसको हम देख सकते हैं, उसने ये बड़ा आसान तरीका ढूंढा है टेबल याद करने का। स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फरसूदा तालीमी निज़ाम है, वही पुराने रट्टा सिस्टम चल रहा है अभी भी हमारे पास। तो वहां पर किस तरह से इजीली इस बच्चे ने ये टेबल सॉल्व किया है। तो ये हमें इस तरह की जो वीडियोस हैं, एक तो वायरल बहुत ज्यादा होती हैं, बच्चों को बड़ी पसंद आती हैं, सीखने को कुछ इस्तेमाल कर, तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए भी जो लर्निंग है वो एक आसान हो जाएगी, उनका स्कूल में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और वो ये भी नहीं कहेंगे रोज सुबह कि मामा मैंने स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि वो जो हम दोनों ही डेली फेस करते हैं, हमारे बच्चे कह रहे होते हैं कि आज हमने स्कूल नहीं जाना, तो वो शायद फिर नहीं होगा। जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।